इसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसे आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो बनेंगे। और अगर आपने इसके कॉमा और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए समझा तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। यहाँ समझ लेंगे तो आंसर में ठीक से लिख पाएंगे, अगर यहाँ पूरी स्टोरी नहीं समझ पाए तो वहाँ आधा अधूरा मिलेगा। अब वो क्या कहती है कि यूसी देखो, हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ, यानी भारतीयों ने मानव के जीवन में प्रवेश करने का क्या रास्ता बनाया है, कैसा रास्ता भारत के पास है जीवन में प्रवेश करने का। जीवन में प्रवेश करने का मतलब है जीवन को समझने का। तो वो ये भी लोगों को बताना चाहती है कि भारतीयों के पास जीवन को समझने का एक बेहतर रास्ता है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि कैसा रास्ता भारतीयों के पास जीवन को समझने का है। एंड कंसीडर, और सोचो, हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड, कि भारत ने किस तरीके से मैनेज किया है, मेरली बाई मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, न केवल अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा है। 1947 में जो हमें आज़ादी मिली और जब ये लेखिका लिख रही हैं तो वो जो थोड़ा सा टाइम पीरियड था, तो उसकी बात करते हुए लिख रही हैं कि इंडिया ने न केवल अपनी जो स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखा है, एंड यस, और हाँ, बाई प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स, कि न केवल स्वतंत्रता को बरकरार रखा है बल्कि श्रेष्ठतम व्यक्तित्व भी उत्पन्न किए हैं। यानी भारत के अंदर का जो व्यक्तित्व निकल करके आया है जगह जगह से, जिसको कि पूरी दुनिया ने माना है। तो ये जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है, इसमें न केवल भारत ने अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा है बल्कि जो श्रेष्ठतम व्यक्तित्व है वो भी तैयार किया है, टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, दुनिया को प्रभावित करने के लिए, इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम। ये जो थोड़ा सा स्वतंत्रता का जो समय रहा है, स्वतंत्रता के जो साल रहे हैं, उसमें भारत ने दोनों तरीके से दुनिया को प्रभावित किया है। दोनों तरीके से प्रभावित करने का मतलब कि अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन किया है और उसके साथ साथ श्रेष्ठतम व्यक्तित्व भी उत्पन्न करें। दे हैव पुट टू का मतलब होता है टू एक्सप्लेन अ प्लान और सजेशन, फ्रेजल वर्ब है। दे हैव पुट टू गुड यूज द बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट द नॉलेज ऑफ द वेस्ट। तो द नॉलेज ऑफ द वेस्ट को पहले लीजिए कि पश्चिम का जो ज्ञान, दे हैव पुट टू गुड यूज़, कि पश्चिम के ज्ञान का उन्होंने, या पश्चिम का जो ज्ञान है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। किन्ने? भारतीयों ने। द बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट। अब द इंग्लिश को भी ठीक से समझिए। सामान्य अवस्था में आप लोगों ने देखा होगा कि भाषा के पहले, ये मैंने पहले भी बताया होगा, अगर नहीं बताया हो तो एक बार देख लीजिए, भाषा के पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी भाषा भी वही है और उनकी जाति भी वही है, और जाति के पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो उनकी जो जाति है वो इंग्लिश है और उनकी जो भाषा है वो भी इंग्लिश है। तो अगर आपको इंग्लिश के साथ में दी लगा हुआ मिलता है, इसका मतलब जाति की बात हो रही है। नहीं लगा मिलता है, इसका मतलब आप भाषा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ समझिए कि दे हैव पुट टू गुड यूज़ द बेनिफिट्स, कि उन्होंने द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, कि जो पश्चिम का ज्ञान अंग्रेज़ों ने यहाँ छोड़ा, उसके लाभ का उन्होंने, उसका जो लाभ मिला उसका उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भारतीयों ने। द प्योर एंड एक्सक्यूसिटली एनंसिएटेड इंग्लिश टंग ऑफ मैन एंड वुमेन। प्योर शुद्ध हो गया, एंड एक्सक्यूसिटली का मतलब होता है उत्कृष्ट, एनंसिएटेड का मतलब होता है स्पष्ट उच्चारित। इंग्लिश टंग अंग्रेजी भाषा, ऑफ मैन एंड वुमेन, पुरुषों की और महिलाओं की। तो पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो शुद्ध और स्पष्ट उच्चारित अंग्रेजी भाषा है। एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब विटनेस, तो उसने एजुकेटेड शिक्षित किया बोथ साइड ऑफ ग्लोब विटनेस, संसार के दोनों भागों को। नेहरू एंड विद हिम अ होस्ट ऑफ मैन, संसार के दोनों भागों को, यानी इनका ऐसा मानना है
और मेरे ख्याल से कोई भी जो नॉलेज होता है, अगर पश्चिम है तो पश्चिम के पास भी कुछ तो नॉलेज है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भारत का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, पश्चिम के लोग ये कहते हैं कि उनका जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं होता, उनके पास कुछ है जिसे हमें सीखना है, हमारे पास कुछ है जिसे उन्हें सीखना है। तो नेहरू एंड विद हिम अ होस्ट ऑफ मैन, कि नेहरू और उनके जो साथी लोग थे, लर्निंग हाउ टू गवर्न, उन्होंने सीखा कि शासन कैसे करते हैं। तो ये वो बताना चाहती हैं कि अंग्रेज़ी भाषा के द्वारा ही उन्हें ये समझ में आया कि शासन कैसे करते हैं। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अ वुमेन ऑफ इंडिया, और यूनाइटेड नेशन में जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी वो एक भारतीय महिला थी। मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो उनका नाम भी याद रख सकते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये बहन थी और 1953 के नियर अबाउट इनका कार्यकाल रहा होगा। एंड तो एक तो ये वो शख्सियत है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जैसा उन्होंने ऊपर कहा कि न केवल अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन किया बल्कि श्रेष्ठतम व्यक्तित्व इस थोड़े से समय में भारत ने दुनिया को दिए। इसके बाद अगर दूसरी बात करें, एंड द मैन इन चार्ज, और एक आदमी जो था जिसको प्रभार दिया गया ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया, कैदियों की अदला बदली का कोरिया में। तो कोरिया में कैदियों की अदला बदली करी जा रही थी, तो उसका प्रभार जिस व्यक्ति को दिया, एन इंडियन जनरल, वो एक इंडियन जनरल था। यानी किसी ने हमारे देश के व्यक्ति पर इतना भरोसा जताया तो कुछ तो हमारे पास होगा ही। हु वॉन्ट ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, जिसने कि सब लोगों का विश्वास भी जीता। इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूसेशन एट होम एंड एब्रॉड, इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूसेशन, क्रोधपूर्ण आरोप एट होम एंड एब्रॉड, देश के अंदर और देश के बाहर के, हैव नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया। तो नए भारत का जो आत्मविश्वास था, देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी जो क्रोधपूर्ण आरोप लगाए गए, तो उन आरोपों के बावजूद भी हमारा जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। एंड दिस कॉन्फिडेंस, और ये जो आत्मविश्वास था, फाउंडेड इन अनयील्डिंग आइडियलिज्म, और ये जो अनयील्डिंग का मतलब दृढ़, आइडियलिज्म का मतलब आदर्शवादिता, परमिट्स अवर वर्ल्ड लाइफ, यानी ये जो विश्वास था जो कि हिला नहीं। बेशक जो क्रोधपूर्ण आरोप हैं वो लगाए गए भारत के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपने विश्वास को नहीं बदला, क्योंकि ये जो विश्वास था वो दृढ़ आदर्शवादिता के ऊपर बना था। और इस विश्वास ने परमिट्स प्रवेश किया अवर वर्ल्ड लाइफ, हमारे विश्व के जीवन में, यानी भारत का ये जो विचार था पूरे विश्व के जीवन में इसने प्रवेश किया। तो ये पल्सेस बक के द्वारा लिखी गई बातें हैं, यानी पूरी दुनिया उस समय भी ये मानती थी कि भारत के पास कुछ तो है, गांधी के पास कुछ तो था। आगे देखिए कि व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, आगे वो क्या कहती है कि व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, कि भारत में क्या देखने गई। वो खुद से क्वेश्चन करती है कि भारत में गई तो फिर वो भ्रमण करने गई तो मैं क्या देखने गई, और ख़ुद से ही आंसर देती है कि नॉट द ताजमहल, ताजमहल देखने तो मैं नहीं गई। ऑल्दो आई डिड सी इट, हालांकि मैंने उसको भी देखा। जैसा कि अपन लोग समझते हैं कि जो लोग आते हैं वो ताजमहल देखने आते हैं, तो वो भारत को देखने आते हैं। ताजमहल को भी वो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भारत को भी देखने आते हैं। तो इस चैप्टर से आपको ये समझने को मिलेगा कि हमको भारत को ऐसा बनाना है कि जिसे देखने के लिए लोग आएँ। ऑल्दो आई डिड सी इट, हालांकि मैंने उसको देखा, एंड बाई मून लाइट, और चांदनी रात में देखा। नॉट फतेहपुर सीकरी, फिर वो कहती है कि मैं फतेहपुर सीकरी तो देखने नहीं आई। ऑल्दो आई डिड सी इट, लेकिन मैंने उसको भी देखा। एंड नॉट द ग्लोरियस ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, और ना नई दिल्ली के वैभवशाली साम्राज्य को देखने आई। ऑल्दो आई डिड सी देम, हालांकि मैंने उनको भी देखा। आई वेंट टू इंडिया टू सी, और वो कहती है कि मैं भारत देखने के लिए आई। एंड लिसन, और सुनने के लिए आई, टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दो समूह के लोगों को।
द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़, उसमें एक जो समूह था वो युवा बुद्धिजीवियों का था, यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज़, शहरों में, एंड द पीजेंट्स इन द विलेजेस, और जो दूसरा समूह था वो गांव के किसान लोगों का समूह था। दीज आई मेट इन लिटिल रूम्स इन द सिटी, इनसे मैं छोटे छोटे कमरों में शहरों में मिली। इन लिटिल हाउसेस इन द विलेजेस, और छोटे छोटे घरों में मैं इनसे गाँव में मिली। एंड आई हियर्ड, और तब मैंने सुना, देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, उनकी जो स्वतंत्रता को लेकर की उनकी जो योजनाएं थीं, मैंने उनको सुना। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट एनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनविटेबल, ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड, पहले ही जो बुद्धिजीवी लोग थे वो ये विश्वास करते थे, दैट एनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनविटेबल, कि एक दूसरा जो विश्व युद्ध है वो अवश्यंभावी है। तो उनका ऐसा मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध जरूर होगा, एक और विश्व युद्ध जरूर होगा। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार बाई द, तो दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बाई वॉट, जिसके द्वारा, दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया, वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड, कि अंग्रेज़ों के द्वारा की गई जो वादा खिलाफ़ी थी, तो उसको भारतीयों ने बहुत अच्छे से महसूस किया कि अंग्रेज़ किस तरीके से वादा खिलाफ़ी कर जाते हैं। द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड, अंग्रेज जाति के लिए उन्होंने घोषित किया, हैड नो रियल पर्पज़ टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल इंडिया, कि भारत को, भारत के लोगों को लौटाने का उनका कोई इरादा नहीं है। इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज सी कुड, और भारत ने उतना इंतज़ार किया जितना भारत कर सकता था। एंड पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल वर ऑन द सेम साइड, और जो किसान लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो दोनों एक तरफ हो गए। इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन, और एक अपराजेय जोड़ के रूप में उभर करके सामने आए। तो जब सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि अंग्रेज़ लोग वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, तो उनकी योजना इस तरीके से कारगर हुई कि जो किसान लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो सब मिलकर के लिए स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इट वॉज गांधीज स्ट्रेंथ। अब यहाँ देखिए, जैसे पल्सेस वगैरह, यानी विदेश में बहुत सारे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि गांधी में कुछ तो था, हालांकि जो आज की राजनीति है वो ये मानने को तैयार नहीं है। हर कोई आदमी, बहुत से लोग तो ऐसे भी देखे हैं जो घर में अपने पूर्वजों को भी कह देते हैं कि उस टाइम पर इतना अगर सस्ता था, हर जगह इतना मंदा था, तो यहाँ ज़मीन क्यों नहीं ले ली, यहाँ प्लॉट क्यों नहीं ले लिया। शायद वो लोग कुछ जानते नहीं थे, लेकिन उन परिस्थितियों में उन्हें जो बेहतर लगा उन्होंने किया, ये कोई नहीं मानता। तो ठीक इसी तरीके से गांधी की जो ताकत है उसको विश्व मानता है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि भारत के ही लोग नहीं मानते। तो आज देश में मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जो सम्मानित किया जाता है वो नहीं चाहते। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो खुद को लौह पुरुष के नाम से सम्मानित करवाना चाहते हैं। तो गांधी ने जो किया उस वजह से उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। आप कुछ ऐसा करिए कि आप देश के लिए कुछ अलग कर पाएँ और आप देश के लिए एक अलग नाम रख पाएँ, आपको भी किसी एक विशेष नाम से संबोधित किया जाए। आप राष्ट्रपिता ही क्यों बनना चाहते हैं? गांधी का कद छोटा करके आप बड़े कैसे हो जाएंगे? चलिए खैर।